नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आचार्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें व्याकरण का सब्जेक्ट है संधि। संधि को ऐसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी आज तक हम पढ़ते हुए इतने बड़े हो गए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि हम प्रॉपर शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम मेथड के ऊपर ध्यान अधिक देते हैं। इसके कारण से हम कुछ अशुद्धियां कर बैठते हैं। वैसे हम संधि को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को लेते हैं। परिभाषा संधि की सीधी सी है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। अब ये विकार किस में हो रहा है? वर्णों में हो रहा है। वर्ण हमारे कौन से हैं पहले ये समझ लें। जैसे अगर अ, आ, ई, ये हमारे वर्ण है स्वर के, और क, ख, ग ये हमारे वर्ण है व्यंजन के। तो संधि में इनका ही परस्पर मेल होता है, और इनके परस्पर मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। और इस प्रकार से हम संधि को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। इसके तीन भाग है। पहला अपन लेते हैं स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। देखिए, अब हमने इसके भाग तो लिख दिए हैं, लेकिन ये भाग जो इनके नाम लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। कारण क्या है कि स्वर संधि में क्या होता है, वर्णों में जो परिवर्तन होगा वो केवल और केवल स्वर का होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं। जैसे मान लो दिव्य, अस्त्र, ये दो शब्द हैं। ठीक है। यह में यहां पर अभी अगर हम स्वर को जोड़ेंगे तभी ये हमारा पूर्ण बनेगा। इसी प्रकार से आगे जो अस्त्र में शब्द आ रहा है वो अ पहले से ही स्वर है। ठीक है। तो यहाँ पर य में जो अ है इसके मिलने से क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, और हमारा शब्द क्या हो जाएगा? दिव्यास्त्र हो जाएगा। तो परिवर्तन किस में हुआ? वर्ण में हुआ। वर्ण कौन से हैं? स्वर के हैं। तो स्वर और स्वर में ही जो परिवर्तन हो रहा है उसी के कारण इसको स्वर संधि हम कहते हैं। यहां पर व्यंजन का कोई प्रयोग नहीं, विसर्ग का कोई प्रयोग नहीं, केवल वर्णों में जो विकार आ रहा है वो केवल और केवल स्वर का आ रहा है। जैसे अ और अ मिलकर के यहां पर आ हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि अगर हम देखें तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि जैसे मान लो ये क है, ये ख है, ये ग है, घ है और अण, इनमें ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं और ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसी के साथ में जो जितने भी स्वर हैं वो सब भी घोष स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन संधि में अघोष का परिवर्तन होता है। किस प्रकार से? जैसे अब मन एक शब्द लें, दिक जोड़ अंबर, तो यहां पर क क्या है? ये क अभी व्यंजन है। ठीक है। और आगे इसका क्या है? स्वर है। अ आ रहा है, ये स्वर है। ठीक है। अब अघोष व्यंजन का अगर मेल घोष स्वर से या व्यंजन से होगा तो यह अघोष अपने घोष रूप में परिवर्तन होगा। घोष रूप में कैसे? जैसे मान लो यहां पर क है, यह अभी अघोष व्यंजन है। ठीक है।
लेकिन आगे इसके ए आ रहा है, तो ए क्या है, जैसे मैंने बताया अभी स्वर सभी घोष होते हैं, तो घोष में परिवर्तन होने के लिए ये अघोष क्या करेगा, घोष बनने की कोशिश करेगा। अब क के आगे यहाँ पर ख है, तो ये भी क्या है, अघोष ही है। इसके आगे क्या है, ग है। अब ग क्या है, यहाँ पर घोष है, तो ये क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ग में हो जाएगा। और ग यहाँ पर अभी मान लो अपूर्ण है, तो ये अपूर्ण शब्द पूर्ण कब बनेगा, जब इसमें स्वर सम्मिलित हो जाएगा। तो हम अगर स्वर को सम्मिलित करेंगे अभी, तो देखिए शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि क अपने घोष व्यंजन में परिवर्तन हो गया है। तो यहां पर परिवर्तन किसमें हुआ है, केवल और केवल व्यंजन में हुआ है। व्यंजन में परिवर्तन होने के कारण ही इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो एक में तो केवल स्वर और स्वर में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उस संधि का ही नाम स्वर संधि रख दिया। एक में केवल परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है, यहां पर स्वर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी कारण इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसी के आगे एक तीसरा भाग होता है विसर्ग संधि। विसर्ग को हम अधिकतर दो बिंदुओं से जानते हैं, ये दो बिंदु ही विसर्ग कहलाते हैं। अब विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के आने के बाद अगर इसका मेल किसी घोष व्यंजन या घोष स्वर से होता है, तो यह विसर्ग अपने को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तन के जैसे मान लो मैं लिखूं मन प्लस विकार, ठीक है, यहां पर यह विसर्ग है। और इसके बाद में जो ये आ रहा है वी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। ई क्या है, घोष स्वर है। तो घोष स्वर हो रहा है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि किस में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो ओ में बदलने के बाद में इसका क्या हो जाएगा, मनो, और ये वी किस में बदल जाएगा, ओ में। तो इसकी जगह अपन विकार, मनो विकार, जैसे शुद्ध लिखकर अगर हम देखें तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा मनोविकार। तो शब्द के जिस वर्ण में परिवर्तन होता है उसी के माध्यम से हम इन संधियों का नाम निर्धारित करते हैं। स्वर में स्वर का परिवर्तन, व्यंजन में व्यंजन का परिवर्तन और विसर्ग में केवल विसर्ग का परिवर्तन होता है। इसी कारण से इनका ये नाम निर्धारित किया गया है। अब देखो आगे, स्वर संधि को हम कहीं ना कहीं भागों में बांटते हैं और ये 5 भागों में बांटते हैं। पहली हमारी संधि है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा वही आएगी, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। और इसके प्रकार हैं, पहला प्रकार आएगा दीर्घ संधि, दूसरा आ जाएगा गुण संधि, तीसरा आ जाएगा वृद्धि संधि, चौथा आ जाएगा यण संधि और पांचवा आ जाएगा अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इनमें केवल जो परिवर्तन होगा वो स्वरों के माध्यम से ही होगा। अपन अब इसमें अब पहला रूप पढ़ते हैं दीर्घ संधि का। देखो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा कैसे होगा, जैसे अपन मान लो दीर्घ संधि की परिभाषा देखें तो इसमें क्या हो गया, 2 वर्ण होंगे। 2 वर्ण कौन से होंगे, या तो ह्रस्व होगा या फिर दीर्घ होगा, ठीक है। ह्रस्व का ह्रस्व से या दीर्घ का दीर्घ से या ह्रस्व का दीर्घ से या दीर्घ का ह्रस्व से,
इनमें जो परिवर्तन होगा उसका जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा, और इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अपन लिखें अ ई उ, ये ह्रस्व स्वर है, और अपन लिखें आ ई उ, ये इसके दीर्घ रूप है। ठीक है, इनका ह्रस्व स्वर का मेल ह्रस्व से हो या दीर्घ से हो, जो परिवर्तन रूप कहलाएगा वो यहां पर दीर्घ कहलाएगा, और इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अपन कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अपन ने अभी एक शब्द लिखा था, आपने देखा होगा दिव्य अस्त्र। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे मान लो उदाहरण अपन देखें ए और आ, ए और आ, ये या ये मिले, ये या ये मिले, तो इनका परिवर्तन रूप क्या कहलाएगा, ये होगा, तो ये ही दीर्घ रूप कहलाएगा। ठीक है ना, दीर्घ रूप कहलाएगा। जैसे ये ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये दीर्घ स्वर है, या इसका इससे मेल हो जाए या इसका इससे मेल हो जाए, परिवर्तित जो रूप होगा वो दीर्घ रूप होगा, तो इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसके माध्यम से इस उदाहरण को अपन समझने की कोशिश करें तो भी मैंने समझाया था कि इस य में अभी ये पूर्ण है, किसके कारण है, इस अ स्वर के कारण है, और आगे क्या है, यहाँ पर अ स्वर ही आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ में परिवर्तित हो जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर दिव्य अस्त्र जुड़ करके कौन सा शब्द बना लेंगे, दिव्यास्त्र शब्द बना लेंगे। इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है वो इसमें हुआ है, दीर्घ रूप में हुआ है, और इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे अगर हम इसी प्रकार से उदाहरण ले तो अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो राष्ट्र अध्यक्ष है। ठीक है, यहां पर ट है और नीचे र है, तो परिवर्तित रूप कौन सा आएगा, र आएगा, राष्ट्र। लास्ट में अपन जो वर्ण बोल रहे हैं वो र बोल रहे हैं, न कि ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो र में अ मिला हुआ है और ये आगे अ है, तो परिवर्तित रूप इसका वही दीर्घ हो जाएगा आ, और इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा। तो ये संधि के, दीर्घ संधि के उदाहरण है। आगे अगर हम और भी उदाहरणों को देखने की कोशिश करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है, ये मैंने लिखा मुक्तावली। ठीक है, अब यहां से आप ज्यादा समझने की कोशिश करना। मुक्तावली, जैसे हम अभी ये लिख रहे थे अ आ का परस्पर मेल अगर मान लो अ और आ से होता है तो परिवर्तित रूप आ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसी प्रकार से समझने की कोशिश करें तो मैंने अगर मान लो ये लिख दिया कि मुक्त प्लस अवली, यहाँ पर तय है, तय में शामिल अ स्वर है, आगे अ आ रहा है, तो क्या ये आ हो जाएगा। अगर इसी दृष्टि से देखेंगे अपन तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो ये हमारा गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि संधि में नियमों के अनुसार तो ठीक है, लेकिन अर्थ के आधार पर भी शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मुक्त अवली, अवली यहां पर एक मान लो कतार को कहते हैं, अवली का अर्थ है कतार, मुक्त का कोई अर्थ नहीं है। मुक्त तो बंधन मुक्त हो गया, अब बंधन मुक्त कतार हम कह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो मुक्त हो गया है। ठीक है, तो यहां पर शब्द का अर्थ भी निश्चित होना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम देखें तो अगर मुक्ता, इसका कुछ अर्थ निकलता है, इसका अर्थ होता है मोती।
तो यहाँ पर मुक्त अवली न हो करके मुक्तावली का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, मुक्ता प्लस अवली, ये होगा मुक्तावली जब जाकर के ये बनेगा। तो यहां पर मैंने किसको समझाया कि अर्थ भी होना चाहिए शब्द का। इसी प्रकार से एक शब्द अगर और अपन देखें तो मान लो मैंने लिख दिया मुक्ताकाश। अब यहां पर इसका अर्थ देख करके ही हम इसकी संधि कर सकते हैं। यहां पर मुक्तावली के जैसे यहां पर इसकी संधि करेंगे तो यह गलत मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि मुक्ता का अर्थ तो मैंने क्या बताया है, मोतियों से बताया है, और यहां पर मुक्ता का अर्थ अपन मोती से लें या इसके संदर्भ में हम तारों से लें तो यह हमारा गलत माना जाएगा। यहां पर क्या लेंगे, मुक्त का ही अर्थ लेंगे। मुक्त का अर्थ है बंधन रहित, ये बंधन रहित है। अब बंधन रहित है, कौन सा बंधन रहित है, ये आकाश हमारा बंधन रहित है। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, मुक्त धन आकाश। तय में अ है और आगे आ रहा है, इसलिए ये मुक्ताकाश कहलाएगा। मैं समझता हूं कि यहां तक आपने समझ लिया होगा। तो ये तो हो गई बात दीर्घ संधि की। अगर दीर्घ संधि के इसी से संबंधित और कोई उदाहरण लें तो अपन आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक और शब्द है कारागार। कारागार में भी वही है कि हमें अर्थ का, शब्द का जो अर्थ है उसको समझना होगा। जैसे मान लो यहां पर मैं लिख दूं कार प्लस आगार, तो ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि कार का यहां पर आगार से कोई संबंध नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। कारा ये है, ये कारा कहलाता है एक क्षेत्र पूरा, तो ये इसकी संधि हो जाएगी कारा प्लस आगार, ये कारागार कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें ई, इसका मेल होगा या इसका और इसका होगा, तो यहाँ पर परिवर्तित जो रूप है वो दीर्घ ई के रूप में होगा। जैसे मान लो एक शब्द है मुनि धन इंद्र, ठीक है, छोटी ई है और ये छोटी ई है, मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो ई बन गई है ये ही वही दीर्घ का रूप है, परिवर्तन रूप है। जैसे मान लो इन दोनों को अपन मिलाएं तो क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत से उदाहरण है, रविंद्र ले सकते हैं, फणिंद्र ले सकते हैं, कविंद्र ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके बहुत से रूप हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसका मेल हो या इसका और इसका मेल हो, इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, दीर्घ उ के रूप में हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर अगर उ आ रहा है, यहाँ पर उ आ रहा है, हस्व और रस्व ही आ रहा है, तो ये बनकर के दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। या रस्व और दीर्घ हो रहा है तो भी परिवर्तित रूप दीर्घ ही होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण ले अपन, सरयू प्लस उर्मी। यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, परिवर्तित रूप क्या होगा, उई होगा, ये दीर्घ रूप होगा। तो हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरयू उर्मी हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से लघु उर्मी, ये क्या हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा। ठीक है। रस्व और रस्व मिलकर के दीर्घ रूप बनेगा, रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ रूप बनेगा। ये हम सरयू और उर्मी सरयुर्मी में और लघु धन उर्मी लघुर्मी में समझ सकते हैं। लेकिन एक बात आप देखो,
अगर इसी प्रकार से हम करते रहें तो क्या हमारा शब्द सही होगा। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया लघुत्तम। अब ये शब्द सही है या गलत है, या एक मैंने लिख दिया लघुत्तम, ये सही है। इन दोनों में से अगर हमको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम कौन सा सही करेंगे। जाहिर सी बात है, लघु अगर हमारे सामने आ रहा है तो हम अधिकतर इसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको सही करेंगे तो जैसे मैंने अभी बताया था कि हमें अर्थ को भी देखना चाहिए, तो अर्थ के अनुसार ये हमारा गलत माना जाएगा। कैसे, लघु तो सही है लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, और संधि में परिवर्तित रूप हमें लिखना होता है। परिवर्तन रूप क्या होगा, जैसे मान लो लघु यहाँ तक सही है और उत्तम ये सही है, दोनों का ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, संधि। यहाँ पर उ तो छोटा उ आ रहा है और यहाँ पर उ छोटा उ आ रहा है, परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही माना जाएगा, लघुत्तम माना जाएगा, क्योंकि ये छोटा उ बड़े उ में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से हमें संधि की परिभाषा के साथ संधि के कुछ उदाहरण हमने समझे हैं। मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई गलती आगे नहीं होगी। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी देखें और इसमें कुछ गुंजाइश हो, कमियां हो तो वो मुझे बताने की कोशिश करें। हम जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इन सब कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।